जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल 4 दिन की पढ़ाई में। जैसा कि आपको पता है कि हमने वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर को शुरू कर दिया है, जिसमें हम लेक्चर नंबर 1 को कवर कर रखा है हमने। अगर आपने नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं। और ये है लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम वेक्टर अलजेब्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने लेक्चर नंबर 1 में कवर कर रखे हैं उससे कुछ आगे कवर करेंगे और उसके कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा वेक्टर अलजेब्रा है। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हमने कैलकुलस को छोड़ करके वेक्टर क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि ये स्कोरिंग चैप्टर है। ये ख़त्म करने के बाद हम वापस बैक टू आएंगे अपने कैलकुलस वाले पोर्शन में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। चलो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं जिसमें हम आपको बता देते हैं लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या कवर करा है। ठीक है, तो देखो हमने लेक्चर नंबर 1 में सबसे पहले बेसिक्स कवर कर रखे थे, जिसमें बेसिक्स में लाइक वेक्टर क्या होता है, अब वेक्टर डिफरेंट कैसे होता है स्केलर से, फिर पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जो भी वेक्टर जीरो से स्टार्ट होता है या फिर ओरिजिन से स्टार्ट होता है उसे पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, तो डायरेक्शन कोसाइन में क्या होता है कि एंगल को हम लोग डायरेक्शन एंगल बोलते हैं, जो अल्फ़ा बीटा गामा और एक्स वाई और जेड एक्सिस से होते हैं जो जो एंगल। ठीक है, पर अगर हम उसी एंगल का कोसाइन ले लेते हैं लाइक कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा, तो वो डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। फिर हमने नोट देखा था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और ये क्यों होता है, क्योंकि देखो हमने डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी, इसको हम एल बोलते हैं। ठीक है, पर कॉस अल्फ़ा निकलता है कैसे, एक्स बाई आर से निकलता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये करते कर ये जब हमने एक्स बाई में आर वाई बाई में आर, बेसिकली आर जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर है और जेड बाई आर, तो इन सबको जब हम सम अप करेंगे तो हमें ये कट करके हमें 1 मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 आता है। तो हमें इसलिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ए बी सी तो वेक्टर हैं, वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं एक्स वाई जेड वाले, तो ये 1 नेसेसरी नहीं है। ठीक है, अब फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर हमने पढ़ा था जो बेसिक्स होते हैं, यूनिट वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, इक्वल वेक्टर, निगेटिव ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो कोलिनियर वेक्टर पे ध्यान देना क्योंकि कोलिनियर वेक्टर अभी आगे यूज होने वाला है। और फिर हमने एग्जांपल्स देखे थे कि 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट हुई है 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ में, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये देखा हमने। ठीक है, उसके बाद बस हमने ये लेक्चर नंबर 1 ख़त्म कर दिया इसके बाद। तो चलो अब एक क्विक रिकैप आपने कर लिया लेक्चर नंबर 1 का, अब लेक्चर नंबर 2 पे करते हैं कि ताकि आपको पता रहे कि हम फ्लो कैसे जाने वाला है। ठीक है, तो चलो लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर नंबर 2 का देखो सबसे पहला जो चीज़ है वो एडिशन ऑफ वेक्टर ही है। तो देखो एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे काम करता है ये आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो एडिशन में क्या होता है कि देखो नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली हमने मान लो ये 3 है और इसके आगे मान लो 4 है, तो ये 3 + 4 होकर के 7 हो जाता है। ठीक है, ये तो हमारा स्केलर वाला हो गया। पर वेक्टर एडिशन में क्या होता है कि वेक्टर एडिशन थोड़ा सा डिफर करता है। वेक्टर एडिशन डिफर कैसे करता है, देखो वेक्टर एडिशन में क्या होता है कि वेक्टर ऐड तभी हो सकते हैं जैसे ये वेक्टर हुआ इसी से इसी जहाँ पे इसका एंड हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे ये वेक्टर का हेड है उसी वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद अगर हमें इनका रिजल्टेंट लेना होगा तो पहले वेक्टर का जो टेल है और लास्ट वाले वेक्टर का जो हेड है उसको मैच करेंगे तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जैसे इसमें बन रखा है ए बी और बी सी, ए बी बी के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के मतलब बी के स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो उसका टेल है बी सी वेक्टर का। ठीक है, तो वहाँ से हमने ये पता चल जाएगा कि हेड टू हेड मैच होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे हेड टू हेड मैच हो गया इसका मतलब वो रिजल्टेंट आएगा। तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, या फिर ऐसे कह लो कि वेक्टर एडजेसेंटली जा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये वाला वेक्टर देखो ये को इनिशियल वेक्टर है। ठीक है, क्योंकि एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है तो वो रिजल्टेंट के लिए आ जाएगा। पर बी सी वाला जो वेक्टर है वो जहाँ पे ए बी वेक्टर खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो हम ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तो ए सी वाला वेक्टर हमें मिल जाता है। ठीक है, और इसी को हम ये वाला जो लॉ है इसको हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि अगर देखो ए बी बी सी, अगर
ए बी से स्टार्ट हुआ और फिर बी सी पे गया, तो ये जो वेक्टर यहाँ से यहाँ पे जाएगा जहाँ पे इसका हेड हेड मैच करेगा, तो ये वाला जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता है ट्रायंगल वाला, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। ऐसा नॉर्मल नहीं होता है, जब भी आपको ऐसे वेक्टर लिखना होगा, अगर सपोज यही वाला वेक्टर अपोजिट की डायरेक्शन में हो जाता है, जैसे मान लो ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो ये वेक्टर, मान लो ये वेक्टर बी था, तो ये वाला वेक्टर कितना हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। तो ये वाला वेक्टर कितना हो जाएगा, बीच वाला मेरा, मान लो ये वाला वेक्टर था मेरा ए वेक्टर, तो ये वाला देखो मेरा जो रिजल्टेंट हो जाएगा, अब जो मेरा रिजल्टेंट हो जाएगा वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो वेक्टर है इसका अपोजिट डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस बी हो जाएगा। और ए और माइनस बी, क्योंकि ये इसके जहाँ पे ये इसका हेड हो रहा है वहीं पे दूसरे वाले वेक्टर का टेल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मतलब हेड टेल हेड टेल हेड टेल चलेगा, तो वो वेक्टर हमेशा ऐड होगा। और रिजल्टेंट वाला कैसे आता है, स्टार्टिंग वेक्टर के को इनिशियल वेक्टर निकलता है, ठीक है। ये चीज़ है। अब चलो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्या कहता है, देखो ये समझने के लिए कि वेक्टर ए स्टार्ट हुआ, वेक्टर बी हुआ, तो ये वेक्टर जो होते हैं ये फ्री वेक्टर होता है, ठीक है। देखो इनको फ्री वेक्टर बोलते हैं। फ्री वेक्टर का क्या मतलब होता है कि एक वेक्टर, जैसे मान लो ये वेक्टर रखा हुआ और ये वेक्टर रखा हुआ, ये दोनों अलग अलग है, पर फ्री वेक्टर है तो अगर इनको एक्सिस पे शो करोगे आप, तो देखो ये वाला जो दूसरा वाला वेक्टर है आप इनको ऐसे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। देखो दोनों पैरेलल हैं, तो हम उठा करके इनको इस वाले के पॉइंट के सामने रख दिया हमने, इसका जहाँ पे हेड खत्म हो रहा है, ठीक है। और फिर अब हम इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही फ्री वेक्टर है, देखो ए बी वेक्टर है, हमने इसको प्लेस करा, और ए सी वेक्टर देखो ए प्लस बी वेक्टर आ जाएगा। पर सेम जो अभी मैंने पीछे बताया, अगर हम निगेटिव साइड में जाएंगे तो मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज होने वाला, पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो उसको माइनस बी वेक्टर लिख देंगे, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आ जाएगा। ये समझ में आ गया आपको। यही है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अभी हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी, तो उसको भी देखेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको वेक्टर कैसे ऐड होते हैं, ठीक है। अब देखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी ऐसा ही है, बिल्कुल सिमिलर। आप देखो ए बी और ए प्लस बी, पर हम अगर अगर हमें ये पता होगा पैरेललोग्राम वाला, तो हम डायरेक्ट बता देंगे कि अगर ये साइड है और ये साइड है, यहाँ पे देखो एडजेसेंट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि जहाँ पे इसका टेल खत्म हो रहा है, जहाँ पे ये वेक्टर का हेड खत्म हो रहा है वहाँ से दूसरे वेक्टर का टेल नहीं निकल रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला तो रिजल्टेंट, ये तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हो गया। पर अगर ऐसा भी है तो हम ये कह सकते हैं, अगर ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है और ये पैरेललोग्राम की तरह से है, तो हम इसको बता सकते हैं कि ये वाला जो वेक्टर होगा वो ए प्लस बी वेक्टर होगा। तो बेसिकली दोनों सिमिलर हैं, दोनों सिमिलर हैं बेसिकली। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और पैरेललोग्राम लॉ में क्या है कि ए और बी वेक्टर हैं, तो उसके बीच वाला से जो डायगोनल होगा वो क्या शो करेगा, डायगोनल होगा वो क्या शो करेगा, उनका एडिशन। ये समझ में आ गया आपको, डायगोनल शो करेगा उनका एडिशन। और ट्रायंगल वाले में क्या था, उसकी जो थर्ड साइड थी वो शो करेगी रिजल्टेंट। और रही बात प्रूफ की पैरेललोग्राम वाला, तो आप इसको प्रूफ कर सकते हो बी, क्योंकि पैरेललोग्राम में बी वेक्टर पैरेलल होता है, तो हमने बी वेक्टर को एज इट इज शिफ्ट कर दिया, तो बी वेक्टर हो जाएगा, और ए वेक्टर बी वेक्टर, और ट्रायंगल लॉ के हिसाब से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा, सी वाला जो रिजल्टेंट वेक्टर है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखो प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो यार, प्रॉपर्टीज़ वाला जो है ये आपको बस अंडरस्टैंडिंग है, ये आपको समझ में आना चाहिए। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आप अगर याद कर लोगे तो बाद में कभी भी अगर वेक्टर को डील करोगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखो चलो, देखो ये समझते हैं ये क्या कह रहा है। देखो ये बोल रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर है, कम्यूटेटिव लॉ वेक्टर फॉलो करता है। वेक्टर क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो अब देखो समझते हैं कैसे। जैसे मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर मेरा बी है, तो देखो ये वाला जो है, ये वाला क्या हो गया, ए प्लस बी वेक्टर हो गया अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। पर देखो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको उल्टा लिख देता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं बी वेक्टर लिख देता हूँ और उसके बाद ए वेक्टर को उसमें प्लस करा। तो देखो ए वेक्टर कैसे स्टार्ट हो रहा है, ऐसे स्टार्ट हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसी चीज़ को बस उठा करके ए वाले वेक्टर को, ए वेक्टर तो फ्री वेक्टर है तो मैं इसको ऐसे रख देता हूँ, ठीक है। अब तुम देखो बी से अगर मैं स्टार्ट करूँगा
और तो क्या सेम चीज़ नहीं आ गई रिजल्टेंट वाला, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। मतलब बी और ए को जोड़ने के बाद भी अगर ए को फ्री स्पेस में ऊपर रख दिया तुमने तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, तो रिजल्टेंट मेरा यही आ गया, दो वेक्टर का सम। यहाँ भी मेरा सेम रिजल्टेंट आ गया, दो वेक्टर का सम। तो ये चीज़ है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं। तो ये कम्यूटेटिव लॉ है। चूँकि फ्री वेक्टर है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमने उठा करके ए वेक्टर को ऊपर रख दिया बी के साइड में, और यहाँ पे बी वेक्टर को उठा करके ए के साइड में रख दिया, तो नो चेंज, ठीक है, क्योंकि फ्री वेक्टर है। अब टू प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, ये है हमारा एसोसिएट प्रॉपर्टी, ठीक है, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड प्लस सी वेक्टर, और सेकंड वन इज ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी वेक्टर एक साथ, ठीक है। तो देखो अब समझते हैं, अब हमें प्लस सी वेक्टर भी है तो हमें 3 बार में डील करना होगा, ठीक है, मतलब 3 वेक्टर बनाने होंगे और इन तीनों को कैरी करना होगा। तो देखो सबसे पहले ए वेक्टर मान लेते हैं, ए वेक्टर, दूसरा मान लेते हैं ये बी वेक्टर, एंड द थर्ड वन इज मान लेते हैं सी वेक्टर। तो अब ये जो मेरा रिजल्टेंट आया, तो देखो ये तो मेरा हो गया जो फाइनली आएगा ए वेक्टर, जो मेरा फाइनली आएगा ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। पर ठीक है, पर मैं कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से जाऊंगा, सॉरी एसोसिएटिव लॉ के हिसाब से जाऊंगा। तो देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैं डायरेक्ट, देखो मैं ए वेक्टर बी वेक्टर को मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, ए वेक्टर बी वेक्टर को मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। अब देखो सी वेक्टर ऐड हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये तो मेरा ये वाला हो गया पहला वाला। अब मैं दूसरा वाला प्रूव करता हूँ बी प्लस सी वाले में। तो देखो बी प्लस सी वाले में सेम होगा, बस चेंज कहाँ होगा, ये मेरा हो गया वेक्टर ए, ये हो गया मेरा वेक्टर बी, और ये हो गया मेरा वेक्टर सी, ठीक है। तो अब मैं बी प्लस सी करने वाला हूँ। तो देखो ये बी प्लस सी वेक्टर हो गया ये वाला, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, इसको मैं लिख देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ बी प्लस सी वेक्टर, ठीक है, ये वाला। तो ये हो गया मेरा बी प्लस सी और ये ए वेक्टर। तो देखो अब वापस से रिजल्टेंट यही वाला जो पॉइंट आया था, ये वाला ही जो वेक्टर आया था वो कौन सा वेक्टर था, ये वाला था, ठीक है। और सेम अगर इसके लिए करें तो ये वाला जो वेक्टर है वो ये वाला आ रहा है। तो मतलब मेरा आर वेक्टर, मेरा आर वेक्टर ये सेम आ गया, ठीक है। तो आप समझ में आ गया आपको, एसोसिएट प्रॉपर्टी भी हमारी यूज़फुल है। तो एसोसिएट प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है हमारा वेक्टर जो होता है, ठीक है, एसोसिएट प्रॉपर्टी फॉलो करता है हमारा वेक्टर। तो अगर कहीं ए प्लस बी प्लस सी है तो वो ऐसे भी हो सकता है, ए वेक्टर प्लस बी और प्लस सी वेक्टर ऐड हो सकता है, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, ये हमारा एसोसिएट प्रॉपर्टी है। नाउ अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। तो ये देखो ये बहुत ही बेसिक है। जैसे मान लो मेरा कोई ये वेक्टर है, मान लो आई प्लस 2j प्लस 3k, ये मेरा वेक्टर है, ये कैप है, ठीक है। तो इसमें देखो ये वेक्टर का अगर मल्टीप्लिकेशन मैं किसी भी स्केलर नंबर से करता हूँ, मान लो मैं लैम्डा से करता हूँ, तो ये कुछ नहीं होगा, लैम्डा सबके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, लैम्डा एक्स कंपोनेंट के साथ, लैम्डा जे कंपोनेंट के साथ मतलब वाई कंपोनेंट के साथ, और लैम्डा जेड कंपोनेंट के साथ, ठीक है। तो कुछ नहीं, स्केलर का सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा अंदर जा करके सारे वेक्टर कंपोनेंट के साथ, मतलब एक्स वाई जेड के साथ, तीनों के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। अब देखो, अब वेक्टर में अगर स्केलर की बात करें तो अगर स्केलर पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, वो सिर्फ लेंथ को इंक्रीज करता है। देखो यही है लेमडा, अगर मेरे दो कंडीशन में आ जाए, अगर लेमडा पॉजिटिव एंड अगर लेमडा जो है वो मेरा निगेटिव है, तो पॉजिटिव है तो क्या होगा, इफेक्ट ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है, ये मेरे मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा वेक्टर को। बट अगर निगेटिव है तो इफेक्ट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑल्सो, ठीक है, मेरा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को ये अफेक्ट करेगा लैम्डा अगर निगेटिव है तो। कैसे करेगा, जैसे देखो मेरे पास एक वेक्टर है, मान लो ये वेक्टर है मेरा 3i कैप, ठीक है, पर अब मैंने अगर मान लो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया माइनस लैम्डा की वैल्यू को मान लो मैंने -3 से कर दिया, ठीक है। तो अब देखो -3 से मल्टीप्लाई करते ही देखो सबसे पहले अगर मैं 9 से करूँगा तो कितना हो जाएगा, 3 से करूँगा, +3 से, तो ये वेक्टर मेरा 3 टाइम होकर के 9i हो जाएगा, ठीक है। पर माइनस लगा हुआ है तो सेम चीज़ हो जाएगी, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा,
तो ये -3i हो जाएगा। अब समझ में आया आपको कि माइनस क्या करता है, माइनस आपके वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। अगर आप नॉर्थ साउथ जा रहे थे, नॉर्थ साइड जा रहे थे, तो माइनस साइन आपके डायरेक्शन को साउथ साइड कर देगा, दैट्स इट, ठीक है, ये चीज़ है। ओके, तो ये हो गया हमारा, ये यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक है, सॉरी यूनिट वेक्टर नहीं, ये हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन विथ वेक्टर। तो दो कंडीशन हो गया, निगेटिव वेक्टर के साथ अगर निगेटिव स्केलर नंबर है या फिर पॉजिटिव स्केलर नंबर है, तो दोनों पे अलग अलग केस होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पे। तो देखो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बिल्कुल इजी है। अगर मान लो मैंने एक पॉइंट पे वेक्टर बना रखा है, मान लो जीरो वाले, मान लो इस पॉइंट का नाम है मेरा, इस वेक्टर का नाम है मेरा ओपी वेक्टर। तो ये ओपी वेक्टर मेरा कैसे काम कर रहा है, एक्स वाई जेड है, तो इसका मतलब एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। तो अगर आपको आई जे के नहीं पता है तो मैं बताता हूँ, देखो आई जो होता है वो एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है, एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये एक मेजरमेंट है, आप सॉरी एक क्या बोलते हैं उसे, एक मेजरमेंट है, ठीक है, बस एक मेजरमेंट यूनिट है। आपको अगर यूनिट वेक्टर नाप एक हाइपोथेटिकल चीज़ है, ठीक है, आप कंसीडर कर रखा गया पहले से, तो आप इसको बस इजी है, कहीं भी अगर ये एक पैरामीटर मेजर कर रखे हैं, एक पैरामीटर जो हर कोई यूज़ कर रहा है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ताकि अंडरस्टैंड करना आसान हो मैथमेटिक्स को, ठीक है। तो ये चीज़ है, आई वेक्टर हो गया हमारे एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, जे वेक्टर हो गया हमारे वाई डायरेक्शन के का यूनिट वेक्टर, ठीक है, सेम यूनिट वेक्टर। और के कैप हो गया हमारे जेड डायरेक्शन का, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो बस हमने कुछ नहीं करना है, देखो जो पिछले वाले लेक्चर में था एक्स वाई और जेड है, तो ये कंपोनेंट में गिरते हैं। देखो ये परपेंडिकुलर जो ओपी है, ओपी परपेंडिकुलर डालता है एक्स वाले एक्सिस पे, तो हमें एक्स कंपोनेंट मिलता है, वाई वाले पे डालता है तो वाई कंपोनेंट मिलता है, और जेड वाले पे डालता है तो जेड कंपोनेंट मिलता है। तो बस उसी को उसके वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, लाइक एक्स को आई कैप के साथ, वाई को उसके जे कैप के साथ, और जेड को उसके के कैप के साथ, तो ये हमें एक वेक्टर मिल जाता है, ठीक है, यही है। या फिर आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास एक वेक्टर है तो वो उसके कंपोनेंट से हम बता सकते हैं कि एक्स पे कौन सा कंपोनेंट है, वाई पे कितना कंपोनेंट है और जेड पे कितना कंपोनेंट है, ठीक है, ये चीज़ है। अब हम इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो वेक्टर जो एडिशन होता है ये बिल्कुल ईजी होता है। वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं, कंपोनेंट बाई कंपोनेंट करते हैं। देखो देखो बहुत ही बेसिक समझाता हूँ मैं आपको, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में चलते हैं। देखो मान लो अगर मेरा ओपी वेक्टर है, ठीक है, और इसी के बगल में मेरा एक और वेक्टर है, इसी के बगल में मेरा एक और वेक्टर है, मान लो ये x2 यहाँ पर है, ठीक है, मान लो इसका पॉइंट मैं मान लेता हूँ x2 कामा y2 कामा z2, ठीक है। तो आप ही देखो ये वाला जो वेक्टर है, अगर इसका हम आप क्या बोलते हैं उसे, इसका कंपोनेंट लेंगे हम एक्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग और जेड एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये क्या होगा, एक्स से बड़ा होगा अगर दूर है तो, ठीक है, और छोटा होगा अगर एक्स से नज़दीक है या फिर एक्स से कम है तो नॉर्मल वेक्टर एडिशन ही होगा, ठीक है। अगर उसी डायरेक्शन में ऐड हो रहा है तो वेक्टर एडिशन होगा। चलो इसको दूसरे टर्म में समझते हैं, 2D में समझते हैं, तो आपको 3D में समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो जैसे मान लो मेरा एक पॉइंट है और ये मान लो मेरा पॉइंट 3,4 है, ठीक है, और मेरा एक दूसरा पॉइंट है, मान लो ये है 4,5 है। तो देखो 3 वाले का जो कंपोनेंट है एक्स वाला वो 3 है, ये देखो इसका जो कंपोनेंट है वो 4 है। सेम गोज फॉर अगर वाई पे बात करेंगे तो ये 4 आएगा, और इस पे बात कर इस वाले वाई के लिए करेंगे तो ये 5 आएगा। तो अब कंपोनेंट को देखो, अगर मैं वेक्टर को ऐड करना चाहूँगा तो ये 3i प्लस 4j है, ठीक है। दूसरा वाला जो वेक्टर है मेरा 4i प्लस 5j है, ठीक है। अब मैं इन दोनों वेक्टर को अगर ऐड करूँगा तो ये मेरा देखो 7i प्लस 9j हो जाएगा। तो मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वो 3 वेक्टर तो यहाँ पे था, 4 वेक्टर यहाँ पे था, तो मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इधर कहीं होगा, 7 और 9। तो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो 7,9 होगा, ये होगा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, ये 7,9 हो जाएगा। तो दैट्स हाउ वेक्टर वर्क्स, ठीक है। और अगर हम इसको
ये हमारा वेक्टर हो गया। जो हम अगर देखो इसको अगर हम कैलकुलेट भी करना चाहें तो देखो समझ सकते हैं। अगर देखो ये वेक्टर है मेरा 3,4 पे, और ये वाला जो वेक्टर है मेरा 4,5 पे। तो देखो ये वेक्टर मेरा यहाँ पर है, तो ये वाला वेक्टर ऐसे हो गया, ये वाला वेक्टर ऐसे हो गया। अब मैं इसी वेक्टर को अगर आगे लगा दूँ, देखो ये फ्री वेक्टर होते हैं तो मैं इनको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ ना इनके पोजीशन के हिसाब से। तो देखो मैं अगर ये 3,4 वाला जो वेक्टर है इसके आगे मैंने 4,5 वाला वेक्टर लगा दिया, और ये देखो 3,4 वाला वेक्टर था। तो आप ये देख रहे हो, ये देखो वेक्टर एडिशन, हाउ ए वेक्टर एडिशन वर्क्स। ये समझ में आ रहा है अब आपको कि ये दोनों देखो, ये यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा वो 3 आएगा, यहाँ पे जो इसका कंपोनेंट आएगा वो 4 आएगा, तो 3 + 4 होकर के ये वाला जो पॉइंट होगा वो 7 आएगा। सेम गोज फॉर वाई। तो आपको अगर 2D में समझ में आ गया तो आप 3D में समझ गए कि वेक्टर्स का एडिशन कैसे होता है कंपोनेंट का। तो उसी तरीके से देखो हमें एक्स का कंपोनेंट एक्स के साथ ऐड करना, वाई का कंपोनेंट वाई के साथ ऐड करना, और जेड का कंपोनेंट जेड के साथ ऐड करना। माइनस वाला सेम कंडीशन है जैसे प्लस वाला है। माइनस वाले में देखो क्या होगा, इसी वाले पे कंसिडर करते हैं। देखो ये हो गया मेरा 3,4। अब इसको माइनस वाले में देखो कंसिडर करना है, इसका मतलब -4 और -5 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर -4 और -5 लेंगे तो ये वाला देखो ये एग्जैक्ट ऐसे हो जाएगा, कहीं ये होगा -4, -5, ठीक है। अब देखो ये देखा देखा आपने ये कैसे, ये वाला जो वेक्टर है ये बिल्कुल एज इट इज नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि जो स्केलर इसका अगर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम लैम्डा इज इक्वल टू -1 से वेक्टर को, तो ये इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो सेम है। तो आप देखो ये ओरिजिन से कितना क्लोज हो गया, ओरिजिन से क्लोज है, इसका मतलब क्या हुआ होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हुआ होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हुआ होगा, जैसे a1 - a2 हो गया होगा, b1 - b2 हो गया होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। तो ये हमारा हो गया इसके लिए। फॉर वेक्टर एडिशन के लिए तो हमें उसके कंपोनेंट आई का कंपोनेंट एक्स का कंपोनेंट एक्स के साथ, वाई का कंपोनेंट वाई के साथ, और जेड का कंपोनेंट जेड के साथ, प्लस सेम फॉर माइनस है तो माइनस कर देंगे कंपोनेंट को, एक्स के कंपोनेंट को एक्स के साथ, वाई के कंपोनेंट को वाई के साथ, और जेड के कंपोनेंट को जेड के साथ। अब देखो दो वेक्टर इक्वल कैसे हो सकते हैं, देखो जैसे मान लो ये वेक्टर है मेरा, ये वेक्टर है मेरा 3i करके। तो ये वेक्टर देखो ये डायरेक्शन तो सेम, अगर मान लो मैंने ये डायरेक्शन इंक्रीज कर दिया और यहाँ पे डायरेक्शन सेम है, एक्स एक्स वाला ही डायरेक्शन है, पर मैंने इसके लेंथ को इंक्रीज करके मान लो मैंने 6i कर दिया। तो देखो ये वेक्टर इक्वल नहीं हुए, ये वेक्टर सेम डायरेक्शन में हुए। इनका अगर हम वेक्टर यूनिट वेक्टर की बात करेंगे तो वो आई कैप होगा, सेम डायरेक्शन में होंगे, पर मैग्नीट्यूड अलग है तो वेक्टर इक्वल नहीं होगा। तो वेक्टर इक्वल होने के लिए क्या होगा, एक वेक्टर इक्वल होने के लिए सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि अगर ये मेरा वेक्टर है तो सेम यही वेक्टर होना चाहिए, इसी के पैरेलल होना चाहिए, और सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। तो वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, व्हेन दे देखो ये क्राइटेरिया, वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल एंड डायरेक्शन इक्वल, तो हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। तो इक्वल वेक्टर है, नहीं तो फिर क्या होगा, अगर मान लो सब कुछ सेम है, जैसे कोई चीज़ अलग हो गई, या तो फिर हो सकता है कि मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन अलग हो, डायरेक्शन अलग हो, तो डायरेक्शन अलग हो, तो ये नहीं होगा, इक्वल नहीं है, ठीक है। ये इक्वल वेक्टर नहीं है। सेम फॉर इसी के अपोजिट में, अगर डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड अलग है, मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल, तो भी ये इक्वल नहीं है। तो ये वेक्टर अगर इक्वल नहीं है तो कौन सा वेक्टर है, ये वेक्टर है कोलीनियर वेक्टर। कोलीनियर वेक्टर, कोलीनियर वेक्टर क्या होता है, कोलीनियर वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जो एक बेसिक वेक्टर के पैरेलल होते हैं बट देयर मैग्नीट्यूड कुड बी डिफर, ठीक है। तो एक चीज तो है, इक्वल वेक्टर हमेशा कोलीनियर वेक्टर होंगे, पर कोलीनियर वेक्टर जरूरी नहीं कि इक्वल वेक्टर हो। तो ये आप एक पॉइंट अपने से नोट डाल के लिख सकते हो। नोट क्या है, कोलीनियर वेक्टर, कोलीनियर वेक्टर कुड बी इक्वल वेक्टर, ठीक है। बट
इक्वल वेक्टर इज ऑलवेज कोलिनियर। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट अगेन सेम प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो देखो अगेन सेम प्रॉपर्टी है, पर ये स्केलर के लिए है। तो देखो अगर k प्लस, मैं उल्टा बताता हूँ, देखो अगर k प्लस एम के साथ है तो दोनों वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन k के साथ भी हो जाएगा और m के साथ भी हो जाएगा अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और k अगर बाहर है तो k का मल्टीप्लिकेशन m के साथ हो जाएगा, स्केलर के साथ ही होगा बेसिकली। ठीक है, और k, तो ये तो बिल्कुल बेसिक था, मतलब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है विथ स्केलर। तो स्केलर के साथ तो नॉर्मल है, आप कंपोनेंट के साथ तो नहीं मल्टीप्लाई करोगे, कंपोनेंट के स्केलर पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, या फिर जो भी एडिशन वगैरह। तो ये बिल्कुल बेसिक्स थे, ये तीनों आपको आने चाहिए, कहीं भी इन सब चीज़ों में नहीं फंसना, छोटी छोटी चीज़ों में। अब देखो कोलिनियर की कंडीशन पे आ जाता है। देखो कोलिनियर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो जैसे मान लो ये एक मेरा वेक्टर है, वेक्टर ए, इसी लाइन से जाता हुआ, इसी लाइन से स्टार्ट हुआ मेरा वेक्टर है, और यही वेक्टर सेम है, ए वेक्टर ही है, पर अब इसकी साइज की बात करेंगे तो लैम्डा ए वेक्टर हो गया। क्योंकि देखो वेक्टर ए वेक्टर का, देखो ए वेक्टर का मान लो यूनिट वेक्टर जो होगा, यूनिट वेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए कैप हो जाएगा। और इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका यूनिट वेक्टर भी ए कैप हो जाएगा। तो कोलिनियर में सबसे पहले देखो कोलिनियर वेक्टर में क्या होता है। देखो कोलिनियर वेक्टर में जो सबसे बड़ी चीज होती है वो ये होती है कि डायरेक्शन सेम होती है। ठीक है, डायरेक्शन ऑलवेज सेम होती है, बट मैग्नीट्यूड डिफर। अब अगर मैग्नीट्यूड डिफर कर रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई कंडीशन होती होगी। तो देखो कंडीशन कैसे होगी, यहाँ पे देखो ए है और ये लैम्डा ए है। तो अब देखो मैं कंडीशन की बात करता हूँ, तो ए इज इक्वल टू लैम्डा ए। ये समझ में आ गया आपको? जैसे मान लो अगर मेरे पास 9 आई है, और मैं अगर 3, मेरा बेस वेक्टर जो है वो 3 आई है, तो ये वाला देखो कितना हो जाएगा, इस वेक्टर, अगर मैं इस वेक्टर को ए मानता हूँ तो ये वाला मेरा कितना हो जाएगा, 3 इंटू ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? 3 इंटू ए वेक्टर अपॉन में, अगर मान लो मैं इस वाले वेक्टर को वाई बी मानता हूँ। ठीक है, इस वाले वेक्टर को अगर मैं बी मानता हूँ तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ए वेक्टर। समझ रहे हो? और ए वेक्टर हमारा क्या है, ए वेक्टर हमारा 3 आई वेक्टर है। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, ये 9 वाला जो टर्म है, 9 वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 9 आई इज इक्वल टू 3 आई इंटू 3, मतलब 3 इंटू ए वेक्टर। ये समझ में आया आपको? तो बस यही है, हमें अगर एक वेक्टर पता है तो उसके मल्टीप्लिकेशन के ही टर्म में लैम्डा का स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो होगा वही हमारा वेक्टर होगा, कोलिनियर वाला वेक्टर होगा। तो अब देखो इसको कैसे ट्रीट करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर नाम है इसका, इसको मैं लिखता हूँ a1x b1 y वेक्टर, और z b1 c1 z वेक्टर। ठीक है, उसी तरीके से मेरे पास दूसरा वेक्टर है b के नाम से, दूसरा वेक्टर है, ये मेरा a1 है, ये वेक्टर मेरा है a2 वेक्टर। ठीक है, a2 वेक्टर, तो ये मेरा a2 x कैप, b2 y कैप और c2 z कैप। तो अब देखो कोलिनियरिटी की क्या कंडीशन होती है। देखो ये अगर मान लो मेरा लैम्डा से मल्टीप्लिकेशन हुआ है तो देखो कैसे काम करेगा, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2, और ये कितना होना चाहिए, लैम्डा बाई 1 होना चाहिए। अभी जो लैम्डा वाली कंडीशन मैंने आपको बताई है सेम कंडीशन है। ठीक है, अभी जो आपको बताई थी, देखो ये कि लैम्डा ए इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ ए वेक्टर होना चाहिए, यही है बेसिक कोलिनियरिटी की कंडीशन। ओके, तो ये हमारा ये कंडीशन हो गया कोलिनियरिटी की, लैम्डा बाई 1 आना चाहिए। तो जब भी हमें दो वेक्टर दिया है कोलिनियरिटी चेक करनी है तो कैसे चेक करेंगे, उनके सारे कंपोनेंट्स का हम वो ले लेंगे। जैसे हमारे पास दो वेक्टर है तो सारे कंपोनेंट्स का, सारे डायरेक्शन के सारे एक्स कंपोनेंट,
वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट का रेशियो ले लेंगे, इनका रेशियो ले लेंगे, ठीक है। रेशियो शुड बी इक्वल, बस इक्वल टू लैम्डा, या फिर इक्वल भी कर दो, वो किसी एक पॉइंट के बराबर ही होंगे तो वो लैम्डा ही होगा, ठीक है। ये हो गया कोलिनियरिटी की कंडीशन। अब एक क्वेश्चन है हमारे सामने, उसको कर लेते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। देखो, फाइंड द वेक्टर इन अ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ये हमारे पास एक वेक्टर है, इसी डायरेक्शन में हमें वेक्टर चाहिए जो हमें फाइंड करना है। इसका ये मतलब हुआ कि इसी डायरेक्शन में चाहिए, इसका मतलब जो भी मेरा बी वेक्टर होगा जो हमें चाहिए वो क्या होगा, कोलिनियर होगा, कोलिनियर टू ए वेक्टर, ठीक है। जो बी वेक्टर है वो कोलिनियर होगा ए वेक्टर के। इस समझ में आएगा, दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 है। तो हमें मैग्नीट्यूड जो चाहिए वो 7 यूनिट का चाहिए, पर डायरेक्शन ए वेक्टर का चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, ए वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। डायरेक्शन निकालने का क्या मतलब है, कैप निकालना है हमें, ठीक है। अब ए कैप कैसे निकलता है, देखो डायरेक्शन कैसे निकलता है, ए वेक्टर अपॉन में उस वेक्टर का मॉड। तो बेसिकली देखो हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक वेक्टर है, हमारे पास एक वेक्टर है, मान लो ए एक्स एक्स कैप और वाई बी वाई कैप, ठीक है। ये हमारे पास एक वेक्टर है। अब मान लो मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड सॉरी यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर की क्या डेफिनेशन है। यूनिट वेक्टर में क्या होता है कि हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है, ठीक है। जैसे इस यूनिट वेक्टर का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब देखो ये कैसे मैग्नीट्यूड 1 है, देखो ए वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में इसके जो भी इसका जो भी कंसीडर, जैसे मान लो ए वेक्टर हमने कंसीडर कर लिया, यही 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 देखते हैं। देखो ए वेक्टर हमने कंसीडर कर लिया A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप, ठीक है। और हमें इसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो रूट में क्या हो जाएगा, A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर, और यही रूट इसके बेस में भी होगा, यही रूट इसके बेस में भी होगा। तो जब आप देखो सेम बेस होगा और वापस ऊपर में क्या हो जाएगा, A1 अपॉन में रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारा आई कैप का हो गया। तो आप देखो अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो इसका मतलब हमें इस वाले वेक्टर का स्क्वायर और इस वाले वेक्टर का स्क्वायर, तो स्क्वायर देखो आप क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर में देखो क्या हो जाएगा, A1 का स्क्वायर और अपॉन में मान लो मैं सेम मैग्नीट्यूड रखता हूँ, और वो हो जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर देखो क्या हो जाएगा, A2 का स्क्वायर ऐड हो जाएगा, A3 का स्क्वायर ऐड हो जाएगा। जब हम मैग्नीट्यूड निकालें तो देखो ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1। तो अब आपको समझ में आया कि ये हम मैग्नीट्यूड अपॉन में क्यों डालते हैं, ताकि जब हम प्लस करें या फिर इन वेक्टर का जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे एक साथ तो वो हमें 1 मिलना चाहिए। तो इसीलिए ये तरीका है कि जब भी हमें यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का निकालना हो तो वो कैसे निकलता है, पहले तो वो वेक्टर और अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है, ठीक है। ये है। अब देखो क्या कहते हैं, अब हमें वेक्टर दे रखा है A1 - 2j, तो I-2j हमारा वेक्टर है और उस वेक्टर का क्या नाम है, ए वेक्टर है। तो देखो सबसे पहले मैं इसका निकालता हूँ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए मुझे मॉड ऑफ ए वेक्टर निकालना पड़ेगा, और मॉड ऑफ ए वेक्टर कैसे निकलेगा, दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये मेरा हो जाएगा √5, ठीक है। √5 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे को ये पता चल गया, तो अब मैं ए कैप कैसे निकालूंगा, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर मेरे पास कितना है, I-2j कैप अपॉन में मैं √5 लिख दूंगा। अब इसको मैं अगर सेपरेट कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, I अपॉन में √5 वेक्टर, I अपॉन में √5, ठीक है, -2 अपॉन में √5 एंड j। तो ये मुझे मिल गया मेरा यूनिट वेक्टर, ये मेरा हो गया यूनिट वेक्टर एलॉन्ग ए वेक्टर। ये समझ में आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसी में बस मल्टीप्लाई कर दूंगा स्केलर इस
वेक्टर में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा अपने स्केलर 7 से, तो मेरा जो वेक्टर आएगा वो मेरा बी वेक्टर आ जाएगा, समझ गए। और बी वेक्टर निकालना है तो मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना होगा ए कैप में। तो ए कैप में कैसे, तो ए कैप जो है मेरा यूनिट वेक्टर है, उस डायरेक्शन में बस मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा अपने जे, ठीक है, ये है प्लस। तो अब मैं अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो कितना हो जाएगा, 7/√5 आई कैप माइनस 14/√5 जे कैप। तो ये मेरा वेक्टर है जो कि बी है, और ये कोलिनियर है एंड विथ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस 7/√5 और √14/5 और ये डायरेक्शन में है ए वेक्टर के, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। तो यही है, सबसे पहले अगर आपको किसी के भी डायरेक्शन में जाना है तो उस डायरेक्शन का उसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर बनाओ, उसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर बनाओ एंड मल्टीप्लाई द रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड। जितना रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड है उससे मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहले अगर मेरे को ए के डायरेक्शन में निकालना है तो ए के डायरेक्शन का यूनिट कैप निकालो, यूनिट वेक्टर निकालो, यानी यूनिट वेक्टर क्या बताता है किस डायरेक्शन में आपको जाना है, एंड मल्टीप्लाई द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द मैग्नीट्यूड यू वांट, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट पे बात कर लेते हैं। तो देखो वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे तो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले आया था जिसमें हमने आपको प्लस पॉइंट करके दिखाया था कि देखो जैसे ये वाला वेक्टर है, मान लो ये 3,4 है। अब अगला वाला जो वेक्टर है ये 4,5 है। तो आप देखो ये कैसे है, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से ये हो गया इसका रिजल्टेंट, ठीक है। अब अगर ये रिजल्टेंट है तो ये रिजल्टेंट वाला जो वेक्टर होगा वो क्या आएगा, देखो रिजल्टेंट वाला मतलब अगर मैं OP वेक्टर की बात करूँ, OP2 वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है, वो देखो कैसे काम करता है, OP2 वेक्टर। तो अब देखो ये देखा आपने, ये देखो 3,4 का अगर मैं वेक्टर की बात करूँगा तो देखो 3,4 पे तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा एक्स एक्सिस पे जो कंपोनेंट आएगा वो 3 आएगा। अब यहाँ पे मैं एक नई एक्सिस बनाऊँ और यहाँ पे ये एक्सिस स्टार्ट करूँ तो ये वाला जो पॉइंट आएगा वो आएगा 4 इटसेल्फ। तो टोटल देखो मेरे पास कितना हो जाएगा, 4 + 3 7 हो जाएगा। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये y वाला जो कंपोनेंट होगा ये मेरा 4 आएगा। और अगर मैं दूसरी एक्सिस की बात करूँगा तो अगर मैं यहाँ पे एक नया ओरिजिन बनाऊँ और y एक्सिस यहाँ से कंसिडर करूँ तो यहाँ पे जो आएगा 0.5 आएगा। तो 5 + 4 9 आ जाएगा मेरा, और 3 + 4 मेरा 7 आ जाएगा। तो ये मेरा x का कंपोनेंट हो जाएगा और ये मेरा y का कंपोनेंट हो जाएगा 9। तो ये आपको समझ में आया। तो देखो अगर मैं ये निकालूं, अगर मैं OP वेक्टर निकालूंगा, ठीक है, मैं अगर OP2 वेक्टर निकालूंगा तो मेरा आ जाएगा x1 + x2 आ जाएगा, ठीक है, आई कैप एंड y2 + y1 कैप j कैप एंड z2 + z1 k कैप। ये तो मेरा हो गया OP2 वेक्टर। पर अगर मान लो मेरे को P1 और P2 वेक्टर निकालना होगा, लाइक P1 P2 वेक्टर निकालना होगा, दोनों वेक्टर का मेरे को मान लो P1 P2 वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं देखो P1 P2 वेक्टर निकालना हो तो ये तो बिल्कुल आसान हो गया ना। देखो ये हो गया मेरा OP1 वेक्टर प्लस P1 P2 वेक्टर इज इक्वल टू मेरा OP2 वेक्टर। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे को P1 P2 वेक्टर चाहिए, तो P1 P2 वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, OP2 वेक्टर माइनस OP1 वेक्टर। OP2 वेक्टर आपको पता है और OP1 वेक्टर भी आपको पता है। तो देखो OP2 और OP1 क्या है, बेसिकली मेरे पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर यही होता है x1 आई कैप। देखो पोजीशन वेक्टर इसको अच्छे से एक सेकंड डील करते हैं। देखो P1 P2 वेक्टर अगर मेरे को निकालना है तो वो कैसे बन रहा है, OP1 OP2 माइनस OP1, ठीक है, यही था ना, OP2 माइनस OP1। अब देखो OP2 का है तो OP2 मेरा पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा इसका, x2 x2
आई कैप, वाई टू जे कैप एंड जेड टू के कैप। ये मेरा ओ पी टू हो गया। और अब ओ पी वन की बात करते हैं, तो देखो मेरा ओ पी वन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। तो अब देखो ये नॉर्मल है वेक्टर सब्ट्रैक्शन, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे हो जाएगा, अब देखो एक्स टू माइनस एक्स वन का आई कैप हो जाएगा, वाई टू माइनस वाई वन का जे कैप हो जाएगा, और जेड टू माइनस जेड वन का के कैप हो जाएगा। ये समझ में आ गया आपको। तो ये मेरा P1 और P2 वेक्टर निकल जाएगा। अब अगर इनके मैग्नीट्यूड की बात करूँगा मैं, तो इनका मैग्नीट्यूड आपको पता ही है क्या हो जाएगा, P1 P2 वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड के नाम पे x का कंपोनेंट का स्क्वायर, तो x का कंपोनेंट कितना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। सेम फॉर y2 का कंपोनेंट तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेम फॉर z2 के लिए z2 माइनस z1 कंपोनेंट का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे को समझ में आ गया। वेक्टर ज्वाइनिंग, अगर 2 पॉइंट को वेक्टर्स ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब 2 पॉइंट है, तो उन पॉइंट्स का हमें अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा, उन वो वेक्टर निकालना होगा, तो कैसे निकालना है, समझ में आ गया। लाइक कल को अगर मुझे 2 पॉइंट दे दिया इन्होंने, एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे, बोल दिया ये इन दोनों पॉइंट से मुझे वेक्टर निकालना है, तो वेक्टर कैसे निकालोगे, इनको ओरिजिन से कंसीडर करोगे और इनका पोजीशन वेक्टर निकालोगे, पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करोगे और ये वाला वेक्टर निकाल लोगे, और फिर अगर वेक्टर निकल गया तो फिर मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। समझ में आ गया। और ये वाला जो है ये मेरा ओरिजिन हो जाएगा, ओरिजिन। तो सबसे पहले दो वेक्टर, दो पॉइंट की बात करेगा, तो 2 पॉइंट मीन्स 2 पोजीशन। आपके मन में क्या आना चाहिए, 2 पोजीशन वेक्टर। एंड 2 पोजीशन वेक्टर अगर आ गया, तो जैसे ही 2 पोजीशन वेक्टर आया तो हम क्या करेंगे, वहां पर हम तुरंत वेक्टर बनाएंगे, एक वेक्टर बनाएंगे। ठीक है, वेक्टर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे अगर हमें निकालना होगा तो समझ में आ गया ये। और 2 पोजीशन वेक्टर से कैसे आप निकालोगे वेक्टर कैसे बनाओगे, x2 माइनस x1 वाले से, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, एज सिंपल एज इट इज। ठीक है, अब चलते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। देखो लिखा है फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, आ गया, बस जो अभी पढ़ा था वही उसी पे क्वेश्चन है। फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट P इज इक्वल टू 2, 3, 0 एंड Q इज इक्वल टू इतना डायरेक्टेड फ्रॉम P टू Q। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें देखो वेक्टर जो हमें, हमारे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट हमारे पास 2, 3, 0 है, और हमारे पास एक पॉइंट है -1, -2 एंड -4। तो हमें देखो इसका ध्यान रखना होगा कि फ्रॉम P टू Q है, तो ये रहा P और ये रहा Q। तो आपके मन में वो फिगर हमेशा याद रखना चाहिए। देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, देखो OP वाला जो पॉइंट है वो पहले जुड़ा हुआ है, तो इसको हम पहला पॉइंट मानेंगे। और ये अभी जो हमने पीछे पढ़ा था, देखो आप, वो ये OQ पॉइंट है। तो अगर OQ रिजल्टेंट है हमारा और ये PQ है, तो हमें देखो PQ निकालना है, तो PQ निकालने वाला एज इट इज़ है। पर अगर उल्टा बोल देता, अगर QP बोल देता है वो, तो फिर हमें सब कुछ चेंज करना पड़ता और हम रिजल्टेंट ही लेते, पर अपोजिट डायरेक्शन से लेते। ठीक है, माइनस लगा करके। पर अभी सब कुछ ठीक है हमारे लिए, तो हम PQ एज इट इज़ निकालते हैं। तो PQ निकालने के लिए क्या करेंगे, x2 माइनस, तो देखो अगर अभी हमें PQ निकालना है, तो PQ के लिए ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा हो जाएगा x2 वाला, और ये वाला जो है मेरा ये x1 हो जाएगा। अभी था पिछले वाले में हमने कर रखा था। ठीक है, अब तो x2 है, तो अब देखो अब मैं क्या करूँगा, -1 PQ वेक्टर निकाला, तो -1 -2 ये मेरा I वेक्टर हो जाएगा। सेम फॉर -2 -3 ये j कैप हो जाएगा, प्लस -4 एंड -0 j कैप हो जाएगा। तो ये मेरा x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो अब मैं अगर इसको एक साथ लिखूं, तो -3 I कैप, -5 j कैप एंड -4 k कैप, ये मेरा पोजीशन वेक्टर, ये मेरा वेक्टर आ जाएगा ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स PQ। ठीक है, -3 I, -5 j, -4 k। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। चलो ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन फार्मूला पे। तो देखो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले देखो, अगर मेरे पास मान लो कोई वेक्टर है, एक वेक्टर है मेरे पास
क्यूपी नाम से, ठीक है। क्यूपी वेक्टर को अगर मान लो मैं, एक वेक्टर है, दो ज्वाइनिंग वेक्टर है, जैसे मान लो ये देखो, ये इसको देखो ट्रायंगल की तरीके से देखो, ओ पी एक वेक्टर, पी क्यू एक वेक्टर, और ओ बी जो है मेरा वो रिजल्टेंट है बेसिकली, तो वो एक वेक्टर। अब मैं देखो आर वेक्टर अगर मैं इस वाले एक्सिस, इस वाले लाइन पे डालता हूँ, इस वाले वेक्टर पे, क्यूपी वेक्टर पे, तो ये इसको डिवाइड करता है एम इंटू एन रेशियो पे। बेसिकली एम इंटू एन नहीं, मैं इसको दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ। देखो पी आर वेक्टर जो है वो क्या है, पी आर वेक्टर जो है और क्यू आर वेक्टर, देखो ये इन दोनों में कोई रिलेशन है, ध्यान से देखो, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो ये पी आर कैसे डिफर कर सकता है इससे, ये डिफर कर सकता है इसको, पी आर इज इक्वल टू लैम्डा क्यू आर, क्यों, कोलीनियर। कोलीनियर क्या होता है भाई, कोलीनियर होता है सेम डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड डिफर, ठीक है, सेम डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड डिफर। तो अब देखो मैं क्या कहता हूँ कि देखो हमें नहीं पता कि ये किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो पी आर अपॉन में क्यू आर को मैं लैम्डा की जगह पे एम इज टू एन मान लेता हूँ। तो अब देखो एम इज टू एन मानते क्या हो जाएगा, पी आर में एन का मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, और क्यू आर में मैं एम क्यू आर वेक्टर कर लेता हूँ, ठीक है। तो पी आर अपॉन में क्यू आर, पी आर मतलब ये वाला जो है वो एम रेशियो में है और क्यू आर जो है वो एन में है, तो ठीक है, पी आर अपॉन में क्यू आर जो है वो एम इज टू एन में हो गया, लैम्डा ही है बेसिकली एम इज टू एन, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। तो बस यही है, यही ये बोल रहे हैं कि जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये एम इज टू एन में ही डिवाइड होंगे। ये जो वेक्टर है, वेक्टर जो होगा वो एम इज टू एन में डिवाइड होगा। और अगर ये एम इज टू एन में डिवाइड होगा तो अगर इसको हम ओपन करके देखते हैं तो देखो इसको अगर समझते हैं एक तरीके से, तो हमें इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। देखो हमें ये तो पता है कि एम इज टू एन में ये वेक्टर जो आर वेक्टर है वो डिवाइड करता है, पर आर वेक्टर को एम इज टू एन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो देखो सबसे पहले देखो इस फिगर को देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखते हैं आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर है मेरे पास, ठीक है। तो मेरा आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर, ठीक है। और अब मैं दूसरी तरीके से लिखता हूँ इस सेम वाले में, ओ प्यू, देखो देखो आरपी वेक्टर जो है वो आरपी वेक्टर, देखो ये वाला जो आरपी वेक्टर है ये इस डायरेक्शन में, पर मैं अगर इसी डायरेक्शन को अपोजिट में लेना चाहूँगा तो कितना हो जाएगा, मेरे को लेना पड़ेगा माइनस, ये पी आर है ना, तो मेरे को माइनस पी आर लेना पड़ेगा। माइनस पी आर लूँगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर पी हो जाएगा, आर पी वेक्टर, और चाहिए मुझे क्या, आर पी वेक्टर। तो अगर मैं ये लिखूँगा आर वेक्टर प्लस आर पी वेक्टर की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, माइनस पी आर वेक्टर, ठीक है, और माइनस पी आर वेक्टर, ठीक है, माइनस पी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। तो पी आर वेक्टर कितना हो जाएगा मेरा, आर वेक्टर देखता हूँ मैं बेसिकली, आर वेक्टर मेरा कितना हो जाएगा, आर वेक्टर जो हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा ए वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर, ठीक है। अब ये मेरा हो गया। अब आर वेक्टर तो मेरे पास है, पर क्यू आर और पी आर का मेरे पास रिलेशन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये वैल्यू बस रख दूंगा, आर की एक वैल्यू उठा के रख देता हूँ, ठीक है। तो देखो मेरे पास पड़े हुए हैं, मेरे पास है वैल्यू, ये मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1 है मेरा, इक्वेशन नंबर 1, और इसको मैं मान लेता हूँ मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब मैं इसको रखता हूँ, देखो आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस आर क्यू वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर माइनस आर क्यू वेक्टर, ठीक है। एंड सेकेंड में अगर देखें, तो देखो मेरे पास आर वेक्टर इज इक्वल टू बी माइनस आर क्यू वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, बी माइनस आर क्यू वेक्टर, ठीक है।
अब मैं दूसरा वाला देखता हूँ। देखो मेरे पास आर वेक्टर माइनस पी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर है। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर है। ए वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर है। ये मेरा 1 है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब मैं देखो क्या कहता हूँ, मेरे पास पी आर और आर क्यू का रिलेशनशिप है। ये देखो ये लाइन मेरे पास है पी क्यू वाली, तो पी क्यू में देखो पी आर और क्यू आर, तो देखो पी आर वेक्टर अपॉन में आर क्यू वेक्टर जो है उनमें उनके बीच में क्या रिलेशन है, एम इज टू एन में डिवाइड है, तो एम बाई एन का रिलेशनशिप है पी आर बाई आर क्यू। तो मेरे को पी आर बाई आर क्यू का पता है एम इज टू एन में, तो मैं क्या करूँगा इनको पी आर के टर्म में लिखता हूँ। देखो देखो अगर मैं आर क्यू को लिखूँगा तो आर क्यू इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर। ठीक है, अब सेम फॉर अगर मैं पी आर वेक्टर के लिखूँगा तो पी आर वेक्टर कितना हो जाएगा मेरा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये समझ में आ गया आपको। अब मैं अगर इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो मेरे पास जो आ जाएगा आर क्यू, मेरे पास रिलेशनशिप इसका पी आर बाई आर क्यू का। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, सेकेंड डिवाइड बाई 1 करता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ सेकेंड डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, पी आर वेक्टर अपॉन आर क्यू वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर अपॉन बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर। और ये किसके बराबर है, एम इज टू एन के बराबर है। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको लिख देता हूँ आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर अपॉन में मल्टीप्लाइड बाई एन एंड एम मल्टीप्लाइड बाई बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर। एम और एन क्या है, एम और एन स्केलर है, तो क्या हो जाएंगे, एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएंगे वेक्टर के साथ, एन आर वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर एंड अगेन एम बी वेक्टर माइनस एम आर वेक्टर। अब देखो आर वाले को एक साथ लाना है क्योंकि मेरे को आर वेक्टर ही निकालना है कि कौन सा ऐसा वेक्टर है जो डिवाइड कर दे एम इज टू एन रेशियो में ट्रायंगल की एक साइड को। ठीक है, इंटरनली बेसिकली इंटरनली बाइसेक्ट कर दो। तो मैं आर वेक्टर देखो कैसे निकालूंगा, आर वेक्टर अगर इधर आ जाएगा तो एम प्लस एन मेरे साथ कॉमन आ जाएगा, और अगर मैं इधर की बात करता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन में अब आएगा जब मैं आर वेक्टर लिखूँगा तो क्या हो जाएगा, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन में एम प्लस एन। ये समझ में आ गया। तो ये मेरा जो है, ये मेरा आउटपुट है जो आपको याद रखना है। ये मेरा आउटपुट है जो आपको याद रखना है कि अगर मेरा कोई आर वेक्टर है, ये वेक्टर जो आर है अगर वो पी क्यू पॉइंट को अगर डिवाइड करता है एम इज टू एन रेशियो में तो वो कैसे बनता है। तो एम इज टू एन रेशियो में अगर बन रहा है तो इसका मतलब जो वेक्टर बी है और जो वेक्टर ए है, यानी दूसरी साइड जो है ए और बी दोनों साइड के रेशियो में ही बढ़ता है। ठीक है, ये वेक्टर एन से मल्टीप्लाइड होगा और बी वाला एम से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो बेसिकली क्रॉस में होता है एम बी प्लस एन ए वेक्टर अपॉन में एम प्लस एन। तो ये मेरा इंटरनली अगर बाइसेक्ट करेगा तो कैसे करता है, ये इंटरनली के लिए हो गया कि अगर मेरी कोई साइड है, अगर मेरी इंटरनली का देखो, इंटरनली का क्या होता है, अगर मेरे पास मान लो ये एक साइड है, ये एक साइड है, तो ये वाली जो एक साइड है ये मेरा एक नॉर्मल मान लो ट्रायंगल हो गया। तो ये अगर मान लो मेरा ये वेक्टर पता है, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो ये वाले वर्टिसेस से जो मेरा ये वाली जो साइड है, मान लो इस साइड को मैं मान लेता हूँ पी और क्यू, तो पी क्यू साइड को जो मैं बाइसेक्ट करूँगा अगर वो एम एन रेशियो में बाइसेक्ट करूँगा तो वो एम एन रेशियो कैसे हो जाएगा, ये तो ये जो मेरा वेक्टर है ये वाला, मान लो मैं इस वेक्टर को मान लेता हूँ के वेक्टर, तो मेरा जो के वेक्टर डिफाइन होगा वो कैसे होगा, के वेक्टर मेरा डिफाइन होगा ए वेक्टर एम प्लस एन वेक्टर बी अपॉन में एम प्लस एन। ये होगा मेरा, ये के डिफाइन होगा, मतलब के वही वेक्टर होगा जो एम इज टू एन रेशियो में डिफाइन करेगा, कट करेगा पी क्यू वेक्टर को, और वो डिपेंडेंट होगा ए और बी के वेक्टर पे। ठीक है, ये हो गया इंटरनली। सेम होता है एक्सटर्नली के लिए। एक्सटर्नली के लिए देखो क्या होता है, एक्सटर्नली में क्या चेंज होता है, देखो एक्सटर्नल सेक्शन में क्या होता है, एम और एन का रेशियो तो सेम रहता है, बस चेंज क्या हो जाता है,
आपको यहाँ पे बस माइनस लग जाता, ठीक है। ये सेम डेरिवेशन अगर आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं वो डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ। मैं देखो ओ आर वेक्टर, बेसिकली ये वाला जो वेक्टर है इसको मैं मान लो आर वेक्टर मान लेता हूँ। तो यही वेक्टर है जो कि इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, किस पॉइंट को, पी क्यू पॉइंट को। तो देखो अब अगर मैं सेम बस मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ, आप डेरिवेशन कर लेना। तो ये एम बी माइनस एन ए अपॉन में एम माइनस एन होता है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस होता है, ठीक है। बाकी एज इट इज़ रहता है। तो आपको बस ये डेरिवेशन के रिजल्ट याद रखने हैं, बाकी क्वेश्चंस अपन लगाएंगे वो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो अब क्या है, क्वेश्चन की बात करें तो शो दैट द पॉइंट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो मेरे पास मान लो एक ट्रायंगल है, ये मान लो ट्रायंगल की एक साइड है और ये मान लो दूसरी साइड है और ये थर्ड साइड है जिसको मैं हाइपोटेन्यूस मानता हूँ, मतलब रिजल्टेंट मानता हूँ। तो अभी मुझे ये नहीं पता कि कौन सा पॉइंट ए है। हो सकता है कि एक पॉइंट देखो, हो सकता है कि ये ए हो सकता है कि ये ए हो और ये बी हो और ये सी हो, माइट बी पॉसिबल। पर अभी हम एकदम ऑर्डर में लेके चलते हैं, ए बी और इसको सी लेके चलते हैं। हम चेंज कर लेंगे अपने हिसाब से, हमें बस सिर्फ लेंथ मेजर करना है ए बी बी सी और सी ए की, ठीक है। तो अगर देखो मान लो मैं अगर इसी चीज़ को दूसरे तरीके से भी लिखूं, पॉसिबिलिटीज़ क्या है देखो। अगर मान लो मैंने इसको ऐसे लिखा ए सी और ये हो गया बी, तो देखो ए बी लेंथ तो मुझे फिर भी निकालनी पड़ेगी, ए सी लेंथ तो मुझे फिर भी निकालनी पड़ेगी और बी सी लेंथ भी। इस वाले में भी देखो मैं ए सी ए बी और बी सी निकाल रहा हूँ। तो क्यों ना ऐसा है कि पहले हम लेंथ ही निकाल लें, क्योंकि हर क्राइटेरिया में हमें सेम लेंथ निकालनी पड़ेगी। देखो इस वाले में अगर मैं बी यहाँ रख देता हूँ, सी यहाँ रख देता हूँ, ए यहाँ रख देता हूँ, तो भी देखो ए बी पहले निकालनी पड़ेगी, बी सी एंड ए सी। तो हमें तीनों ही लेंथ निकालनी पड़ेगी। कौन कौन सी है वो, ए बी बी सी एंड सी ए की लेंथ, सी ए वेक्टर की लेंथ। ये समझ में आ गया। तो सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालेंगे, बी सी वेक्टर निकालेंगे, सी ए वेक्टर निकालेंगे और जब वेक्टर निकल जाएगा तो लेंथ निकाल लेंगे। तो कुछ नहीं है, देखो सबसे पहले क्या है, ए बी। ए बी का ये मतलब हो गया, तो हमें ए बी वेक्टर का मतलब हो गया कि ए और बी वेक्टर का, ए बी वेक्टर क्या होता है देखो बेसिकली, ये देखो एक एक ये वाला मेरा वेक्टर हो गया पोजीशन वेक्टर, दूसरा मेरा पोजीशन वेक्टर ये हो गया। तो अब अगर मेरे को ये दोनों ये वाला वेक्टर निकालना है, ये वाला ए बी, जैसे ये वेक्टर ए, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये वाला वेक्टर कैसे निकलता है, एक्स टू माइनस एक्स वन से निकलता है। समझ में आ गया, एक्स टू माइनस एक्स वन से निकलता है। तो मैं देखो क्या करूँगा, अब मैं ए बी बोल रहा हूँ, ए बी बोल रहा हूँ, इसका मतलब हो गया कि मेरे को वन वाले से माइनस करना पड़ेगा, ये मेरे लिए x2 हो जाएगा ए बी के लिए। तो ए बी वेक्टर का क्या मतलब हो गया, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। इसका क्या मतलब हो गया, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इसका क्या हो गया, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ये समझ में आ गया आपको। कुछ नहीं, अब आगे करते हैं। देखो बी वेक्टर माइनस ए करते हैं। देखो वन माइनस टू, तो यहाँ पे लिखते हैं वन माइनस टू आई कैप एंड अगेन माइनस थ्री माइनस वन, मतलब प्लस वन हो जाएगा। तो माइनस थ्री प्लस वन जे कैप प्लस के कैप की बात करते हैं। तो देखो के कैप में क्या है, माइनस फाइव माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स। तो माइनस फाइव माइनस वन के कैप। अभी बस हम ऐसे ही लिख रहे हैं, ठीक है, कुछ अभी छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। अब सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करते हैं, कोई दिमाग नहीं लगाना भाई। सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर मतलब थ्री माइनस टू करना है, ठीक है। बी सी वेक्टर निकाल रहा है ना, तो सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, सी वेक्टर निकाला तो सी माइनस ए, ठीक है। तो सी थ्री माइनस टू, तो ये हो जाएगा थ्री माइनस टू आई कैप और माइनस फोर प्लस वन, माइनस फोर प्लस वन जे कैप एंड अगेन माइनस फोर माइनस वन के कैप, माइनस फोर माइनस वन के कैप एंड सेम गोज फॉर ए सी वेक्टर। ओ सेट, तो ये वाला अगर हमने मान लो ये ए सी वाला ही निकाल दिया बेसिकली,
तो ये ए सी वाला ही निकाल दिया, तो अब इसको निकालते हैं बी सी वाला, ए बी बी सी और ए सी। तो ये वाला जो होगा ये बी सी हो जाएगा, ठीक है, ये बी ए हो जाएगा, ए बी सी नहीं निकाला ना हमने, तो ये बी सी होगा, ठीक है। और बी सी होगा, इसका मतलब ये वाला जो होगा ये बी पॉइंट होगा। तो कोई नहीं, बी माइनस सी कर लेते हैं। तो बी माइनस सी कैसे करेंगे, बी माइनस सी की जगह पर सी माइनस बी होगा, सॉरी, ये वाला जो होगा, एक मिनट, ये वाला जो होगा ये मेरा हो जाएगा सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये समझ में आ गया आपको? तो चलो देखो, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो सी वेक्टर का 3 और -1, तो 3 - 1 हो जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 - 1 हो गया, -4 + 3 हो जाएगा, -4 + 3 जे कैप हो जाएगा, और -4 + 5, -4 + 5 के कैप हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं एक एक वेक्टर को लिख देता हूँ यहाँ पर। अब देखो एक एक वेक्टर को यहाँ पे लिख देता हूँ। एक एक वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, -i कैप, -2 जे कैप, -6 के कैप, ये मेरा ए बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। सेम फॉर अगर मैं ए सी वेक्टर की बात करूँगा तो ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा, i कैप -3 जे कैप -5 के कैप, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब मैं अगर बी सी वेक्टर की बात करूँगा तो देखो बी सी वेक्टर मेरा क्या हो जाएगा, 2i कैप -j के कैप + के कैप, ये समझ में आ गया आपको, 2i - j + के कैप, ठीक है। अब मैं देखो ए बी वेक्टर की बात करता हूँ, तो देखो अब मैं तीनों का मॉड निकालूंगा, ठीक है। एक बार मैं तीनों का मॉड निकालता हूँ, ए बी वेक्टर का मॉड, फिर ए सी वेक्टर का मॉड, और फिर अपन देखेंगे क्या कर सकते हैं, ठीक है, बी सी वेक्टर का मॉड, ठीक है। अब देखो ए बी वेक्टर का अगर मॉड निकालेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, √36 + 1 + 4, एंड इसका कितना हो जाएगा, 1 + 9 + 25, और बी सी वेक्टर का कितना हो जाएगा, बी सी वेक्टर कितना हो जाएगा, 4 + 1 + 1। तो देखो इस वेक्टर का कितना हो जाएगा, इसका अगर हम रूट में सम करेंगे तो 41, इसका सम कितना हो जाएगा, 35, एंड इसका सम कितना हो जाएगा, √6। तो देखो हमारे पास है 35 और 6 और 41। तो अगर मैं देखो, अगर मैं ये देखना चाहूँ तो देखो आप ए सी का अगर स्क्वायर करोगे प्लस बी सी का अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो आपको मिल जाएगा ए बी के स्क्वायर के बराबर। तो देखो एक तो ये राइट एंगल की क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, ठीक है, ये फुलफिल कर रहा है राइट ट्रायंगल क्राइटेरिया को, ठीक है। तो पर देखो अब हमारा जो वो है हाइपोथेसिस था कि हमने ए बी में बी यहाँ लिया था, वो यहाँ ना लेकर के हम यहाँ लेंगे। तो देखो ये ए बी एंड ये सी, तो अब समझ में आ गया आपको, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। अब ये परफेक्ट है क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो √41 है, इसकी जो लेंथ है वो √35 है, इसकी जो लेंथ है √6 है। तो ये क्या है, वेरीफाइड है, मतलब प्रूव्ड है, इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो दैट्स इट, ये आपको समझ में आ गया, ये है। और ये हमारा वेक्टर का लेक्चर नंबर 2 यहाँ पे ख़त्म होते हुए, और लेक्चर नंबर 3 हम आपको उसमें बताएंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। बहुत ही ईजी टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आपने वेक्टर एडिशन ख़त्म कर दिया और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 ख़त्म हो गया। आगे हमारे वीडियोस में बने रहिएगा क्योंकि हम वेक्टर को ख़त्म करेंगे, फिर वापस कैलकुलस पोर्शन कैलकुलस में आएंगे, और फिर हम आपके लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस लाने वाले हैं, जिससे आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन प्लस जेई की प्रिपरेशन प्लस एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन चलता रहे। और ये हमारे साइड से, आपके साइड से क्या है कि आपको मेहनत करना है, और क्वेश्चंस वगैरह कहीं भी डीपीपी वगैरह किसी भी कोचिंग, किसी भी क्लास, किसी भी एनसीईआरटी कहीं से भी मिले तो द मोर क्वेश्चन यू कुड ट्राई, यू हैव टू ट्राई।
ताकि आप बेटर स्कोर कर पाओ। और मैथ सबसे स्कोरिंग नंबर है, क्योंकि मैथ में क्या है, या तो गलत होता है या तो सही होता है। देयर इज़ नो चांस ऑफ लाइक व्हाट्स योर ओपिनियन, व्हाट्स योर थॉट एंड विच कुड बी डिफर फ्रॉम द सोसाइटी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप सोशल साइंस लिख रहे हो कि आप उसमें थियरी लिख रहे हो या फिर एग्जैक्ट थियरी नहीं याद है तो आपके नंबर कम आएंगे, ऐसा नहीं। मैथ में देयर इज़ नो वे टू सॉल्व द क्वेश्चन विथ वन मैथड, ठीक है। आप किसी भी मेथड से अगर आपको आता तो सॉल्व करो। तो आप ये कैसे कर पाओगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे ताकि आप खुद का मेथड डिस्कवर कर सको और द ईजिएस्ट वन डिस्कवर कर सको। और बहुत सारी चीज़ों में क्या होता है कि आप जब बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने से ही आपको लिखने का फॉर्मेट पता चलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लगे रहना है और बाकी सब छोड़ देना आपको, ठीक है। बाकी कोई एक्सपेक्ट नहीं करना है कि नंबर्स वगैरह कितने आएंगे। जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन एंड व्हाट यू हैव कवर एंड व्हाट इज़ द लेफ्ट ऑफ योर चैप्टर। तो आपको अपना कोर्स कवर करना है और बस वॉच आवर वीडियोज़ एंड इफ़ एनी डाउट देन कमेंट डाउन with the questions and with the examples of the page number with the NCERT, so that we cover in the our next video. So there is no chance of any failure